मैम। हाँ जी। मैम आप मार्क्स का बोल रहे हो? हाँ, मैं मार्क्स मार्क्स का बोल रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आपको वो एक्सेल में से चेक करना आ गया? हाँ मैम। ठीक है। देखो, जिसको मार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी को चेक करने में, सो ये एक्सेल फाइल है। ये आपके क्वेश्चंस हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर। ये क्वेश्चंस जो आपने आंसर्स मार्क किए हैं वो है, और लास्ट जो कॉलम है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो श्रुति ने लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसका करेक्ट आंसर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो श्रुति को मार्किंग में फर्स्ट का 1 मार्क मिल गया। वही आंसर अगर आप कुलदीप का चेक करो तो कुलदीप ने HUF आंसर लिखा है, बट करेक्ट आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटी था, इसलिए यहाँ पे मार्किंग्स में कुलदीप को उस क्वेश्चन का 0 मिला। सो इस तरीके से एक शीट पे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में जो है वो आपके आंसर्स और करेक्ट आंसर्स हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मिस्टेक्स कहाँ थी आप लोगों की। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो और करेक्ट आंसर चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन था कि मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, तो 200 उसका करेक्ट आंसर था। श्रुति ने जैसे 7 लिखा है। दिस इज एक्चुअली अ गूगल रिस्पॉन्स ना वेदांत। दीज आर द आंसर्स यू हैव रिटन एवरीबॉडी। जैसे आपका ये रहा, आपने पहले का आंसर HUF लिखा, उसका आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटी था। दूसरे का आंसर 2 लिखा है आपने, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पूछा था, उसका आंसर 200 था। सो ये आप लोगों के पर्टिकुलर आंसर्स हैं, और ये वाला लास्ट कॉलम जो है वो करेक्ट आंसर का कॉलम है। तो यहाँ से आप अपने आंसर्स देख सकते हैं, और यहाँ नीचे मार्किंग पे जाके जो करेक्ट आंसर है उसमें 1 लिखा है, जो रॉन्ग आंसर आपने किया उस पर 0 लिखा है, एंड फाइनली लास्ट में आप लोगों के टोटल मार्क्स लिखे हैं। 30 में से ही आपके मार्क्स हैं। आप इसमें से करेक्ट आंसर भी पता कर सकते हो और अपने आंसर्स राइट रॉन्ग भी पता कर सकते हो। ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स आई गेस यशु को हैं। हाँ, 28। बाकी आप लोगों को समझ आ रहे थे क्वेश्चंस? जैसे 20 से नीचे वालों के कम है। इफ इट इज बिलो 20 तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज MCQ। तो 17 18 हमको मार्क्स नहीं चाहिए, हमको इससे तो ज्यादा ही लेकर आने पड़ेंगे। तो वो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, जिसके खुद के कम मार्क्स हैं थोड़ा और पढ़ना। अभी अपन जो नेक्स्ट टेस्ट लेंगे वो इको का लेंगे। ठीक है। एक दो बच्चों को और ज्वाइन हो जाने दो, फिर हम अपना चैप्टर डिमांड वाला कंटिन्यू करते हैं। एक मुझे DPS का तो पता चला कि DPS वालों को ऐसा बोला गया है कि अब उनको MCQ का भी आएगा 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। बाकी स्कूल्स में कोई इन्फॉर्मेशन आई है ऐसी? अमरचंद में, आत्मीय में, किसी में? दीदी लाइक हमको बोला है कि कर भी सकते हैं, लेकिन स्कूल के हाथ में, तो वो उनकी मर्जी है ऐसा। समझ गई। तो अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन दे तो मुझे बताना, क्योंकि दो चीजें पता चली है। एक तो ये कि आपको दोनों चीजें आएंगी, MCQ भी और सब्जेक्टिव भी, DPS वालों को। और एक ये पता चला है कि BST में जो डिलीटेड पोर्शंस हैं वो भी आ सकते हैं, वो भी DPS वाले।
अच्छा, पर इसका सेंस क्या? तो फिर सीबीएसई को डिलीट करने का मतलब क्या? ठीक है, बट फिर उसका कोई सेंस नहीं हुआ ना, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो इस वजह से कोर्स वो डिलीट किया था। ठीक है, मतलब अब हमको डिलीटेड वाला भी थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा ताकि वो स्कूल में ग्रिप बैठे। एमएनसी तो उस दिन अपन ने भी कर लिया था गलती से। जॉइंट वेंचर इज बेसिकली कि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आप और मैं अगर मिलके काम कर रहे हैं तो क्या फायदे क्या नुकसान है, वैसे टाइप का ही टॉपिक है। ऐसा होगा तो बीएसटी पे जब अपन शिफ्ट करेंगे तो वो डिलीटेड वाला एक बार ऊपर ऊपर से ओवरव्यू कर लेंगे, ताकि कुछ पूछे टीचर तो आपको आता हो। वैसे जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीचर ऐसा बोल जरूर देती है कि वो पूछेगी, बट वो एग्जाम में इतना ज्यादा पूछते नहीं है उससे रिलेटेड। हाँ, हाँ, एक या दो एमसीक्यू आएगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा नहीं आएगा। बट ठीक है, हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं हमारा इको। जो भी काम कर रहे हो यहाँ पर ध्यान दो। अब हमने लास्ट टॉपिक एक किया था, मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। मतलब एक टॉपिक के अंदर जो डिमांड कर्व है, उसके अंदर इंसान एक जगह से उसी डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करता है। पॉइंट ए से वो बी पे चला जाता है, बी से वो सी पे चला जाता है, सी से बी पे, बी से ए पे। वही डिमांड कर्व पे आगे पीछे घूम रहे हैं, उसको बोलते हैं मूवमेंट। और अगर आप एक नया डिमांड कर्व बना लेते हो, या तो आगे की साइड या तो पीछे की साइड, उसको बोलते हैं शिफ्ट। तो पहले तो ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि मूवमेंट के अंदर हम उसी डिमांड कर्व में आगे पीछे मूव करते हैं, और शिफ्ट में हम डिमांड कर्व चेंज करते हैं। बिफोर दैट एक बार मुझे बताओ कि आप लोग क्लास में हो कोई? यशु, क्लास में हो आप? तो कुलदीप नहीं आया? अच्छा, आप अकेले हो। और श्रुति का भी अभी लीव हुआ, श्रुति आपके साथ नहीं है? अच्छा, ठीक है। संस्कार इज हियर। प्रभात नहीं आया। आज काफी बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? श्रेया नहीं आई। कुलदीप इज ऑल्सो नॉट हियर। श्रेया आ गई। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई। मूवमेंट का मतलब होता है सेम डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करना, शिफ्ट का मतलब होता है नया डिमांड कर्व बनना। ये एक बेसिक बात है। अब पहले धीरे धीरे करके मूवमेंट पढ़ते हैं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन, आपको बताया था, देर इज ओनली वन रीजन फॉर मूवमेंट। कितने रीजंस हैं? ओनली वन रीजन। क्या रीजन है किसी भी चीज, किसी भी डिमांड कर्व का मूव करना? इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं। एक बार मुझे नाम बताओ तो, क्या क्या नाम थे कि भाई किस किस चीजों से डिमांड अफेक्ट होती है? डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या थे? 5 डिटर्मिनेंट्स थे। बताओ मुझे, जो टॉपिक हमने एकदम डिटेल में किया था। प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। दूसरा, 5 थे टोटल। इनकम। करेक्ट तनीषा, इनकम। तीसरा? करेक्ट, रिलेटेड वर्ड बोलेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। करेक्ट। चौथा? एक्सपेक्टेशन। वेरी गुड। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एक रह गया। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। नहीं, वो तो हो गया। 2 का प्राइस हो गया, इनकम हो गया,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, व्हाट एल्स? टेस्ट। टेस्ट। ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है। तो मूवमेंट में सिर्फ ये जो पहला फैक्टर है खुद के प्रोडक्ट का प्राइस, सिर्फ जब वो चेंज होगा तब हम मूव करेंगे, ये याद रखना है आपको। सो व्हेन ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस अलोन, क्वांटिटी demanded of a commodity changes। इसका डायग्राम बनाती हूँ। ये आपका डिमांड कर्व है। सपोज आप ए पॉइंट पे थे, आपके प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फॉल हुआ, जिस वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई। सो देयर इज ओनली वन रीजन जिस वजह से आपने पॉइंट ए से बी पे मूव किया या फिर पॉइंट बी से ए पे मूव किया। द रीजन इज आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ है। तो देर इज ओनली वन रीजन फॉर मूवमेंट। मूवमेंट को दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। जब आपकी डिमांड, ध्यान रखना है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, राइट साइड जाते हो आप, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और जब आपकी डिमांड लेफ्टवर्ड जाती है, ऊपर की तरफ, तो हम उसको वर्ड बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं आपको आगे के सारे टॉपिक समझा रही हूँ, तो आगे के 1-2 पेज आपको एकदम वेस्ट ही लगेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से समझो ताकि वो ज्यादा डिटेल ना करना पड़े। तो पहली चीज हमने की कि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मूवमेंट का दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट तब होता है जब हमारे खुद के प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, या तो वो प्राइस बढ़ जाता है या तो वो प्राइस कम हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ से आगे जा रहे हो, राइट साइड आप मूव कर रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो आपका प्राइस जो है वो फॉल हुआ है और आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब आपकी क्वांटिटी राइट साइड पे जाती है, क्वांटिटी बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है, ये वर्ड प्राइस एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, वो ध्यान रखना है। राइट वर्ड जाता है तो एक्सटेंशन, लेफ्ट वर्ड जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन। इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या? देयर इज वन रीजन, अगेन आई विल रिपीट, खुद के प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, या तो वो बढ़ रहा है या तो वो कम हो रहा है। सेकेंड थिंग, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं जो डिमांड अफेक्ट करता है। देखो ध्यान से, प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये 5 हमने डिमांड डिटर्मिनेट करके ऊपर टॉपिक था वो पढ़ा था हमने। अब अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है ना, तो होता है मूवमेंट, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा। और अगर इन 4 चीजों में से कुछ चेंज आता है तो होगा शिफ्ट। तो रीजन आपको याद रखना है, शिफ्ट कब होता है? जब 4 चीजों में फर्क, कोई भी चेंज आए, टेस्ट में, इनकम में, एक्सपेक्टेशंस में या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, चारों चीजों में कोई चेंज आएगा तो रिजल्ट आएगा शिफ्ट। लेकिन अगर खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आएगा तो रीजन होगा मूवमेंट। इस टॉपिक पे एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं घुमा फिरा के।
इसलिए कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट समझो ताकि दिक्कत ना आए। एक बार वापस रिपीट करूंगी, किसी का मिस हुआ, कुछ नहीं आया समझ में तो देखेगा। दो चीजें हम कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं और एक शिफ्ट कर रहे हैं। मूवमेंट वर्ड का मतलब होता है सेम डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करना, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए। और शिफ्ट का मतलब होता है या तो डिमांड कर्व आगे बन जाएगा या डिमांड कर्व पीछे को बन जाएगा, क्योंकि इन चार फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना हमको समझ आया। मूवमेंट का दूसरा नाम ये लिखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट का दूसरा नाम ये लिखा चेंज इन डिमांड। तो जो पहली चीज थी, मूवमेंट होता था क्योंकि खुद का प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता था। अब शिफ्ट हो रहा है क्योंकि जो बाकी फैक्टर्स थे वो चेंज हो रहे हैं अदर देन प्राइस। अब क्योंकि थोड़ा चेंज करना था तो मूवमेंट में जो हम आगे को जाते थे उसको एक्सटेंशन बोलते थे, पीछे को जाते थे हम उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे। लेकिन शिफ्ट के अंदर जब आप आगे को जाओगे उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। वर्ड्स पे बहुत ध्यान रखना है। और जब आप पीछे की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। सो शिफ्ट के अंदर एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं होगा, शिफ्ट के अंदर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज होगा। और मूवमेंट के अंदर एक्सपेंशन या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यूज होगा। तो लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। जो वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें टीचर ऐसे पूछती थी, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड। ये होता 1 मार्कर ही क्वेश्चन था, बट एक स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट लेता था कि डिमांड बढ़ना क्या होता है, और वो जनरल आंसर लिख के आता था कि डिमांड मीन्स जब कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है। पर ये उसका आंसर नहीं है। इंक्रीज इन डिमांड का ये पूरा मतलब है कि जब आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड या राइटवर्ड, क्योंकि खुद के प्रोडक्ट के प्राइस के बदले कोई दूसरे फैक्टर्स जो हैं उनमें पॉजिटिव चेंज आया है तब। सो व्हेन इफ एनीबडी आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड, तो वो एक जनरल इंक्रीज इन डिमांड का स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको शिफ्ट इन डिमांड के हिसाब से पूछ रहे हैं कि इंक्रीज कब होता है। तो देखो 5 फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स देखने हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इन सब में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है, इन सब में नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ सकता है। अब आप मुझे बताओ, डिमांड कर्व इंक्रीज कब होगा? इनमें क्या चेंज आएगा, किसी में भी, एक में, दो में, क्या चेंज आएगा जो डिमांड इंक्रीज होगी? बताओ आप मुझे। करेक्ट, करेक्ट। अगर आपकी इनकम बढ़, डिमांड ज्यादा बढ़ने वाला नहीं। या तो प्राइस के हिसाब से बताओ कि फ्यूचर में शायद प्राइस बढ़ जाएगा तो आज ही खरीद लो, या फिर ऐसे बताओ कि फ्यूचर में शायद एक्यूट शॉर्टेज नजर आ रही है तो हमको लगेगा कि भाई आज ही खरीद लेते हैं हम लोग। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा तो इसको हम आज ही खरीद रहे हैं। तो अब रिलेटेड गुड्स में तो बेटा दो चीजें होती है, कौन सी? दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, कौन से? हाँ, वो दूसरे और का नाम। एक गुड था कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा, बाकी बच्चे। अरे वो टी कॉफी वाला किया था, क्या था वो, पूरा एक दिन लगाया था क्लास में। हाँ यशु। हाँ त्रिशा, क्या बोला आपने? सब्स्टिट्यूट। करेक्ट, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स थे टी और कॉफी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे जैसे अपन ने कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल किया था, या फिर अपन ने पेन और इंक का एग्जाम्पल किया था, कि भाई वो दोनों गुड्स एक साथ चाहिए और सब्स्टिट्यूट में कोई में से एक चाहिए होता है। तो उसका हमने देखा था कि एक का प्राइस
के में क्या इफेक्ट आता है, जिससे हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। याद करने को आपको ऐसा याद करवाया था कि सब्स्टिट्यूट गुड का डायरेक्ट रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरी डिमांड बढ़ रही है, तो मेरे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है। उसके प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड बढ़ती है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इनवर्स रिलेशन है, इसलिए उसका प्राइस कम हुआ होगा, तभी मेरी डिमांड बढ़ रही है। तो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि डिमांड रीजंस आप बताओ, तो आपने, नमन ने मेजरली बताया, बट वो ऑल करेक्ट है। अगर कोई पूछे कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, पीछे की तरफ जा रहा है डिमांड कर्व, तो उसकी क्या रीजन? इन सब का ऑपोजिट। भाई इनकम कम हो गई, अब नहीं खरीद सकते। यहाँ पे ऐसे डी और D1 ऐसे लिखना और एरो बनाना जरूरी है। तो अपन को यहाँ पे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं करनी है, PX की बात नहीं करनी है, क्योंकि वो मूवमेंट का टॉपिक है। बाकी फैक्टर्स की बात करनी है। तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का बताना है, इनकम कम होगी वो बताना है। अब आपको वो प्रोडक्ट टेस्टी नहीं लगता, तो आपने खरीदना छोड़ दिया, डिमांड करना कम कर दिया। या आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो फ्यूचर में भर भर के मिलेगी, तो उसको फिर आप आज खरीद ही नहीं रहे हो कि स्टॉक करके क्यों रखूं, जब कल मिल ही जाएगा आराम से। तो समझे ये टॉपिक? सो दिस इज मूवमेंट एंड शिफ्ट। अब इन्हीं सब टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में बताएंगे। ये जो 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, यहां तक एक्चुअली मैं आपको समझा चुकी हूँ। और ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट दोनों का वापस आएगा, ये भी हम कर चुके हैं। मतलब मैं करवाऊंगी अभी, मैं जस्ट पेजेस दिखा रही हूँ आपको, एंड आई गेस इसके बाद ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो आगे वाला जो चैप्टर है वो आपको तब समझ आएगा पूरा, जब इसके पहले वाला चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया। तो एक एक करके समझते हैं, अगर पीछे कुछ स्किप भी हुआ होगा तो अभी रिपीट हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स अब बाइफरकेट करके बताएंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं मूवमेंट। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट में जो दो वर्ड्स यूज होते थे वो दोनों वर्ड्स ध्यान रखने हैं, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। मुझे बताओ, एक्सटेंशन वाली पोजीशन कब आती है? कब होता है एक्सटेंशन, आप लोग मुझे बताओ। बताओ एक्सटेंशन, पहले ये बताओ कि मूवमेंट होने का रीजन क्या है। किसी भी डिमांड कर्व में मूवमेंट क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? प्रभात इज सेइंग व्हेन वी मूव लेफ्ट साइड। नहीं, पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ, व्हाई डज एनी डिमांड कर्व मूव? मूवमेंट होने का रीजन क्या है? कोई भी पर्सन अपने ग्राफ में आगे पीछे क्यों मूव करता है, क्या कारण है उसका, वो बताओ पहले। चेंज इन डिमांड, पर चेंज इन डिमांड क्यों होती है? व्हाई डज, क्यों क्यों, किस वजह से? करेक्ट, कम या ज्यादा। तो मूवमेंट होता है प्राइस के चेंज की वजह से। अब मैं पूछ रही हूँ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होगा, वो बताओ। करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, खुद के प्रोडक्ट का प्राइस जो है उसका इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड के साथ। मैं बोल रही हूँ कि डिमांड बढ़ रही है, तो आपका प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगी। शेड्यूल,
आपने प्राइस को किया कम, 5 से बनाया 1, और अपने डिमांड को किया ज्यादा, 1 से बनाया 5। ये प्राइस कम करके डिमांड बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, तो खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। पर्सन ए पॉइंट से कहीं राइटवर्ड शिफ्ट होके बी पॉइंट पे आ जाएगा। एरो आप देख सकते हो, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, क्योंकि पहले प्राइस 5 रुपया था तो वो एक क्वांटिटी खरीदता था। अभी प्राइस कम हो गया तो उसने ज्यादा क्वांटिटी खरीदना चालू कर दिया। क्वांटिटी बड़ी है, इसी वजह से इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बताओ कभी भी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगी? क्या रीजन होगा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होने का? प्राइस बढ़ेगी। बाकी सब भी ध्यान दो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम क्यों हो रही है? डिमांड और प्राइस का ऑपोजिट रिलेशन होता है, तो प्राइस बढ़ रहा होगा तभी जरूर डिमांड कम हो रही है। इनका मतलब होता है लेफ्ट साइड को मूव करना। तो अगर आप ऐसे राइट को मूव कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और अगर आप लेफ्ट में मूव कर रहे हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये कौन से टॉपिक का है? मूवमेंट का। ये चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा खुद से। मैं कितनी भी बार रिपीट करूं, पर जब तक आपको वो चीज खुद नहीं समझ आएगी तब तक वो मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए। एक टॉपिक और करवाती हूँ। इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है, जैसे आप इंक्रीज वर्ड पढ़ो वैसे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ये मूवमेंट का नहीं, शिफ्ट का टॉपिक है। क्योंकि मूवमेंट में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है, शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज होता है। तो डिमांड इंक्रीज जब होता है तो वो इनकम में चेंज आता है, एक्सपेक्टेशंस में चेंज आता है, टेस्ट में चेंज आता है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आता है। खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं आता। ये मेन बात है कि खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं आएगा, बाकी जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें से किसी में चेंज आएगा। सो व्हेन यू मेक द टेबल, यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्राइस में चेंज ना करो, क्योंकि वो इसका की कॉन्सेप्ट है कि शिफ्ट के अंदर जो प्राइस है वो सेम ही रहता है। तो आपने प्राइस 10 का 10 ही रखा, लेकिन आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, 20 से 30 हो गया, तो उसका क्या रीजन? मे बी आपकी इनकम बढ़ गई हो, मे बी आपको वो टेस्ट पसंद आने लग गया। तो वो इनकम टेस्ट का कॉलम हम नहीं बनाते। जो शेड्यूल बनता है वो शेड्यूल के अंदर सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी ही आता है। तो प्राइस तो चेंज नहीं करना, तो वो सेम रहेगा, क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। इंक्रीज में नया डिमांड कब बनता है? वो भी राइट साइड। सो देखो, प्राइस आपका 10 ही रुपीज था, लेकिन आप पहले 20 कमोडिटी डिमांड करते थे, अब आप 30 कमोडिटी डिमांड करते हो। डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। एंड ठीक है, ठीक है, बस
इतना करवाती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को आधों को आ रहा है समझ में, आधों को थोड़ा कम आ रहा है समझ में। वी विल नॉट गो अहेड अनटिल एंड अनलेस हमको इतना क्लियर हो जाए। कल एक ओरल टेस्ट रखते हैं क्लास में इसी चैप्टर का। कल रखें कि मंडे रखें? कल तक हो जाएगा? कल स्कूल है आप लोगों का क्या? अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी हाँ थी आपसे। आप लोगों का टाइम मैं 1 o'clock जैसा कुछ रख सकती हूँ क्या? एट वॉट टाइम यू गेट फ्री फ्रॉम योर स्कूल? दीदी, स्कूल से ही 1:30 बजे फ्री होते हैं। ओके, फिर तो बात ही खत्म। ठीक है, छोड़ो। टेस्ट बताओ। ओरल रखना है, मतलब मैं पूछूंगी आप में से, आप लोगों को ये पूरा समझाना रहेगा हिंदी में मुझे, जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं वैसे। मंडे रखूं कि कल? आधे आधे चैप्टर का दी कर लेते। हाँ बेटा, मंडे। मंडे ही रख लें। तो फिर कल और आगे बढ़े ना, तो आप लोगों को समझ कि ऐसे आगे करवाती जाऊंगी तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा है खास, तो बैठे हो आप लोग ऐसे ही। चलो देख लेती हूँ वो मैं। ये वाला जो मैम चैप्टर है ना। करवाना ना। क्या क्या? मैम आप कल कंटिन्यू करवा देना। कंटिन्यू कर लेंगे, और क्या करेंगे। थोड़ा कंटिन्यू कर लेंगे, और फिर मंडे को है ना जो टेस्ट होगा वो यहाँ तक होगा। ठीक है। इस मेरी पीडीएफ में ये पता नहीं कौन सा पेज नंबर है, 121। आपकी बुक में शायद 7 टॉपिक से पहले तक का दीदी। हाँ, मतलब ये जो डिमांड वाला, मूवमेंट और शिफ्ट क्रॉस वाला, प्राइस इफेक्ट्स। क्रॉस प्राइस इफेक्ट तक। क्रॉस प्राइस इफेक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर तक। ठीक है। उसके ऊपर तक का टॉपिक आएंगे आपको मंडे को ओरल टेस्ट में, जिसमें मैं जिसका नाम लूंगी उसको वो टॉपिक समझाना रहेगा हिंदी में, जैसे कि आप क्लास के टीचर हो और आपको एक्सप्लेन करना हो। ऑल्सो, अगर आप पढ़ो और आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा बुक में क्या लिखा है, जस्ट व्हाट्सएप मी। मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बना के व्हाइट बोर्ड पे फोन में लिख के वो वीडियो भेज दूंगी ग्रुप में। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको वो टॉपिक वापस से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे मुश्किल लगता है तो वो मुझे बताना। जैसे आपको ये प्रोबेबली जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला टॉपिक है वो मुश्किल लग सकता है, इसकी वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। पर मेक श्योर बिना पढ़े मंडे मत आना, क्योंकि अदरवाइज ये चैप्टर नहीं समझ आएगा ना। तो इस चैप्टर का जुड़वा चैप्टर है थियरी ऑफ सप्लाई, तो ये समझ नहीं आएगा ना तो वो भी समझ नहीं आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वी विल टेक टाइम टू फिनिश इट, बट मेक श्योर मंडे को आप यहाँ तक पढ़ लो। मैं ग्रुप में भी लिख देती हूँ, कल हम आगे कर लेंगे। आज इतना रखते हैं। चलो बाय। बाय दीदी। बाय बाय।